अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ना बूटस्ट्रैप है क्या। बूटस्ट्रैप असल में है कि ना HTML CSS में जो कोड हम करते हैं उसको फिर मीडिया क्वेरी लगाते हैं और सारा यानी कि बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। अब अगर आप नया जी बार भी बनाना चाहते हैं तो उसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा कि एक पूरी नया बार डिजाइन हो सके। इसमें सिर्फ आप चंद मतलब कुछ क्लिक्स करके एक नया बार अपनी रेडीमेड जो कि रिस्पॉन्सिव होगी, उसमें जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड होगी। अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप है, ये एक फ्रेमवर्क है CSS का। मतलब बहुत सारा कोड इन्होंने लिखा हुआ है पहले से। जिस तरह क्लासेस हम देते हैं, क्लासेस उन्होंने पहले से लिखा हुआ है, HTML सिर्फ हमने कॉपी करना है, उसमें क्लासेस भी एडिट होंगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे कंपोनेंट्स में जाकर एक बैज या कोई भी कंपोनेंट मैं उठाता हूँ, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर ऊपर एक प्रीव्यू दिया होगा और नीचे हमें ये कोड दिया हुआ है HTML वाला। अब इसमें स्पैन टैग लगा हुआ है और उसमें क्लासेस लगी हुई है। तो ये बूटस्ट्रैप का सारा काम होता है क्लासेस पर। अब जो फर्स्ट स्टेप होगा ना वो गेट स्टार्टेड पर आकर इंट्रोडक्शन में आएंगे। अब इंट्रोडक्शन में जैसे ही आते हैं ना तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन होगा। इसको आपने आंखें बंद करके कॉपी पर क्लिक कर देना। यहाँ पर एक बटन बना होगा कॉपी, यहाँ पे कॉपीड लिखा हुआ आ जाएगा जैसे ही कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मैंने कर लिया यूज, और इसके साथ साथ मैं अगर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ बूटस्ट्रैप के नेम से। बूटस्ट्रैप। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने सबलाइम में। अब यहाँ पर बेसिकली मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ जो HTML की ही होगी। मतलब अगर आप PHP में वर्क कर रहे हैं तो .php की बनाएंगे, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। अब जो हमने वहां से कोड कॉपी किया ना उसमें यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पहले से मिल गया, लेकिन हमने जो गौर करने वाली चीज है ना कि हमें एक ये लिंक मिला, यानी कि जो CSS की फाइल है। अब जो href है ना ये हम CSS को इंक्लूड करने के लिए ये .css की फाइल एक बूटस्ट्रैप वालों की तरफ से मिली है हमें। उसके साथ साथ ये एक स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट जो अप्लाई हुई है। अब जो यूज हम कर सकते हैं, ये एक एक लिंक भी यूज कर सकते हैं इसमें, यानी कि दो जावास्क्रिप्ट को एक ही फाइल में मर्ज किया हुआ है। लेकिन अगर हम अलग अलग यूज करना चाहते हैं तो इन दोनों को अनकमेंट कर सकते हैं। ये दो हैं, दो स्क्रिप्ट्स हैं। हम एक में ही यूज कर लेते हैं तो इसको हम हटा देंगे। बाकी ये कमेंट्स हटा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब कुछ जो है कुछ कमेंट्स हम हटा लेते हैं जो यानी कि बिल्कुल ही काम के नहीं है। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड मेटा टैग्स है ये भी, और बूटस्ट्रैप CSS। अब सिर्फ हम ना बूटस्ट्रैप की तरफ बात करते हैं, अभी HTML CSS को छोड़ दें। अब यहाँ पर डॉक टाइप हम कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन ये यानी कि बूटस्ट्रैप की तरफ से है कि ये स्मॉल में ही लिखा होता है। मतलब ये बग की तरह के बूटस्ट्रैप 4 में भी इसी तरह था, बूटस्ट्रैप 5 में भी, लेकिन हम उसको कैपिटल कर देते हैं। इसको ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, कोड आपका रन होगा 100%। लेकिन अब यहाँ पर दोनों फाइल्स इंक्लूडेड हो गई हैं। अब हम CSS को यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से एक भी मिसिंग होगी तो मतलब अगर स्टाइलिंग वाली मिसिंग होगी फिर तो हम बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकते। अगर ये वाली मिसिंग होगी तो कुछ हद तक यानी कि काफी चीजें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम नैव बार की बात करते हैं तो जब वो रिस्पॉन्सिव में जाती है तो उस पर बटन क्लिक होता है तो वो नैव बार नीचे आती है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड किए बगैर नहीं कर सकते। अब मैं मेनली सबसे पहले चला जाता हूँ कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में आकर यहाँ पर नैव बार पर क्लिक कर देता हूँ। अब नैव बार पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें एक डेमो के लिए कि किस तरह नजर आएगी। ये ऊपर ये और नीचे उसका कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉपी के बटन पर क्लिक करेंगे। अब बूटस्ट्रैप को करने के लिए आपको HTML CSS पर
काफी कुछ यानी कि मतलब अच्छी आनी चाहिए, मतलब उसकी काफी प्रैक्टिस हो, फिर आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। अब सिर्फ मैं इसी को कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी मैंने सिर्फ 2 जगह से कॉपी किया और पेस्ट किया सिर्फ। अब यहाँ पर कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूँ और यहाँ पर ब्राउजर में आकर न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। अब ये हमारे पास नया बार आ गई। अब इसको मैं छोटा करता हूँ ना, अगर जिस तरह मैं इसको इंस्पेक्ट में चला जाता हूँ, छोटा करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने से मेरे पास नया बार ओपन हो रही है। लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को कमेंट कर देते हैं या हटा देते हैं, कमेंट भी कर देंगे तो वो रन नहीं होगी। तो फिर चाहे हम बटन पर जितना मर्जी क्लिक कर लें, कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। या मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। तो कुछ चीजें हैं जो सिर्फ सीएसएस से भी हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो अब मैं क्लिक करूंगा तो अब ये ओपन हो रहा है। अब नैव बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह काफी ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब अगर आप देखेंगे ना, ये नैव का टैग एक लगा हुआ है जिसमें हमारे पास नैव बार लाइट और बीजी लाइट लिखा हुआ है। अगर दोनों को डार्क डार्क कर देंगे ना, तो हमारे पास इस तरह की नैव बार आ जाएगी। अब बैकग्राउंड डार्क बीजी डार्क लिखा है ना, तो उसका मतलब है बैकग्राउंड डार्क कर दो, यानी कि ब्लैक कलर में जो भी बैकएंड पे क्लास में कलर दिया हुआ है ना, वो आ जाएगा। लेकिन नेवर डार्क पर, अब डार्क का मतलब है कि लफ्ज भी काले हो जाने चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा है कि ना, इसमें नहीं। अब बैकग्राउंड के लिए ये हम अप्लाई कर रहे हैं, और टेक्स्ट के कलर के लिए यहाँ पर नैब बार के आगे जो भी कलर लगाएंगे ना, वो। अब कलर मोस्टली कितने तरह के हैं, यानी कि कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले प्राइमरी, उसके बाद है सेकेंडरी, सेकेंडरी उसके बाद है सक्सेस, उसके बाद है डार्क, उसके बाद है डेंजर, और उसके बाद है एक और है येलोइश टाइप होता है। यहाँ पे अगर आपको याद नहीं भी रखना, यहाँ पर बटन्स के जो कंपोनेंट्स है ना, यहाँ पर आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बीटीएन, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, लिंक। लिंक वाला छोड़ दें, उससे ऊपर वाले सारे हमारे कलर्स होते हैं। अब यहाँ पे आप प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सक्सेस, ये सारे कलर नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन सा कलर कैसे नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास ये कलर्स हो गए। अब हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं, जिस तरह हम सक्सेस कर देते हैं। कंट्रोल सेव करता हूँ और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये ग्रीन कलर हो गया। अब ये बटन भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये भी ग्रीन था। अभी हम बैकग्राउंड की सिर्फ बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी देंगे तो ये जो कलर्स हैं, प्राइमरी ये हो जाएगा, सेकेंडरी ये, सक्सेस, डेंजर, जो भी कलर देंगे वो उस कलर की नेबर मिल जाएगी आपको। अब मैं ये चाहता हूँ कि ना, मेरे पास एक तो ये जो नेबर वाला सेक्शन है ना, मतलब ये सर्च वाला और सर्च बटन और ये सर्च जो इनपुट है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। तो हम नीचे आराम से यानी कि करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा टैग कहाँ पे स्टार्टिंग और क्लोजिंग हो रहा है और क्या चीज हटानी है हमने। अब जिस तरह ये फॉर्म है, इसमें ही इनपुट है और इसमें ही बटन है, तो मैं इस पूरे को हटा सकता हूँ। मतलब चीजों को आप अगर अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HTML CSS की नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर नैब बार मैं चाहता हूँ, ये जो ये लिंक्स है ना, ये मुझे इस साइड पर चाहिए, इस साइड पे मैं नहीं चाहता, इस साइड पर चाहिए। तो यहाँ पर है एक UL है ना, जो उसके अंदर ME है, ऑटो, MS ऑटो करेंगे तो ये इस साइड पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि ना नैब बार के लेफ्ट साइड पर भी स्पेस आए और यहाँ पे राइट साइड पर भी स्पेस आए। अब यहाँ पर आता है कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड का जो टॉपिक है, जो मेनली रिस्पॉन्सिवनेस के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिव अगर वेबसाइट बनानी है तो कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड का टॉपिक आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं डेमो के लिए भी ऊपर एडिटिंग नहीं करूंगा, समझाने के लिए मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर एक डिव लूंगा जिसकी जो क्लास है वो कंटेनर रखता हूँ, और यहाँ पर सम टेक्स्ट लिख देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट हो, और इसी तरह नीचे कंटेनर फ्लूइड आ गया। कंट्रोल से सेव करता हूँ। अब दोनों में आपको डिफरेंस इजीली पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। अब ऊपर है कंटेनर, यानी कि लेफ्ट से बहुत ज्यादा स्पेस है और राइट से भी बहुत ज्यादा स्पेस है। अब यहाँ पर बीजी का हमने टॉपिक डिस्कस किया, अब इसको मैं बीजी दे देता हूँ, बीजी हाइफन सक्सेस दे देता हूँ एक को, और इसी तरह बीजी हाइफन वार्निंग दे देता हूँ। अब वार्निंग दे दी, अब रिफ्रेश कर। अब आप देख सकते हैं कि ना इसके लेफ्ट से भी स्पेस है और इसके राइट से भी स्पेस है, लेकिन जो कंटेनर है ना उसके लेफ्ट राइट से स्पेस नहीं है। तो हमारे पास दो ही सिचुएशन होती है वेबसाइट में, या तो हम लेफ्ट राइट से स्पेस चाहते हैं या नहीं चाहते। तो उन दोनों को फुलफिल करने के लिए हमारे पास ये सिर्फ स्पेसेस को मेंटेन रखता है बस। अब विड्थ चाहे अगर छोटी करेंगे ना विड्थ, तो आप देखेंगे कि ना उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं। जब छोटा हो जाता है तो कंटेनर भी उसी साइज में ही आ जाता है, यानी कि फुल विड्थ कवर करता है। लेकिन वो यानी कि एक ब्रेक पॉइंट है, मीडिया क्वेरी लगी हुई है बैक एंड पे है, वो हमें समझने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। यहाँ पर स्पेस मिलेगी आपको, बड़े स्क्रीन के लिए ये यूजफुल है कि आप स्पेस चाहते हैं। छोटी स्क्रीन में तो कोई भी स्पेस नहीं ना चाहता ना, और अगर स्पेस कोई होती भी है तो उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो छोटा छोटा नजर आना होता है, इसीलिए। अब कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड हो गया। इसी के साथ जो कलर्स हमने डिस्कस किया ना वो हमें टेक्स्ट पर भी अप्लाई होते हैं। अब जिस तरह ये ग्रीन है, इस पर वाइट ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू ब्लैक। तो हम ऊपर वाले में एक क्लास ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट हाइफन, जितने भी कलर्स आपने पढ़े हैं ना वो सारे अप्लाई हो सकते हैं। उसके साथ एक वाइट कलर है, वाइट वाइट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट भी एक होता है, वो भी यानी कि वाइट ही होता है। हाइफन वाइट कर दो या लाइट कर दो, सेम चीज होती है। मतलब हल्का सा कलर कोड में हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन होता वाइट कलर ही है। अब यहाँ पे मेनली हमने कंटेनर कंटेनर फ्लूइड समझ लिया। अब हम ऊपर आ जाते हैं, उन्होंने कंटेनर फ्लूइड ऊपर यूज किया हुआ, बूटस्ट्रैप 5 में यूज किया, बूटस्ट्रैप 4 में ये नहीं होता था, यानी कि ये डिव ही नहीं होती थी, फिर हम खुद लगाते थे इसको। अब ये फ्लूइड हटा देता हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट राइट से स्पेस चाहिए। अब ये स्पेस आ गई। अब बस कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है, बाकी मतलब काफी हद तक इजी है ये, बहुत ज्यादा। अब लेफ्ट राइट से स्पेस आ गई। अब जो हमने कंटे मतलब नीचे एक हीरो सेक्शन बनाना है, अब मेनली आता है कि रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए वो। इसमें मैं हेडर का टैग भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, नैव बार के स्टार्ट से भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी डेमो के लिए मैं यहीं से ले लेता हूँ। नहीं तो मैं इसको ऊपर से भी ले सकता हूँ, यहाँ से नैव के साथ। तो दोनों में इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर आपको मैं इजी इजी रहेगा आपके समझने के लिए, तो यहीं पे ले लेता हूँ। अब जो सेक्शन पूरा है इससे हमें कोई नहीं इतना मसला, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें होनी है रिस्पॉन्सिवनेस को मद्देनजर रखते हुए उसका एक डिव लेते हैं। अब यहाँ पे ना कॉलम्स और रोज की बात आती है कि आपके पास एक पूरी स्क्रीन है ना, उसको 12 टुकड़ों में आप तकसीम कर सकते हो। मतलब चाहे 32 इंच की एलसीडी भी है ना, उसके 12 हिस्से आप कर सकते हो। इतनी सी बात है जो अभी हम देखेंगे। अभी मैं आपको बूटस्ट्रैप में अगर कॉलम कॉलम कॉलम्स अगर मैं आपको दिखा दूं, अब देखें, अगर 12 कॉलम्स है हमारे पास,
कॉलम्स। टोटल हमारे पास 12 कॉलम्स है। अभी यहाँ पे प्रॉपर्ली एग्जांपल कोई नहीं मिल रही मुझे। हाँ जी, ये अब उसने कहा कि ना, ये अब जिस तरह इस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक एक पूरी स्क्रीन है, 4 इस हिस्से को दे दिए और 6 इस हिस्से को, यानी कि टोटल 10 हो गए। इसीलिए यहाँ से थोड़ी सी स्पेस बच गई है 2 की। यानी कि टोटल 12 हिस्सों में आप एक स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हो। अब वो कैसे? अब जिस तरह मुझे एक सेक्शन चाहिए जिसके लेफ्ट साइड पर एक टेक्स्ट हो और बटन्स हो, जिस तरह हम नॉर्मली यानी कि बनाते हैं, और दूसरी साइड पे मुझे एक इमेज चाहिए और बैकग्राउंड पर एक कलर चाहिए। अब बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्लास दे दूं बीजी हाइफन डार्क दे दूं, ठीक है, और यहीं पर अप्लाई कर दो टेक्स्ट हाइफन वाइट। अब यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा ना, जिस तरह कुछ भी लिख दिया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बैकग्राउंड ये हो गया और टेक्स्ट जो है वो वाइट हो जाएगा। अब हमें बैकग्राउंड जो चाहिए वो अब मुझे चाहिए लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट और राइट साइड पर इमेज चाहिए। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले ना, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक मिनट, अब यहाँ पर हमारे पास जिस तरह ये एक पूरी स्क्रीन है, तो पूरी स्क्रीन हम 12 हिस्सों में सिद्रा आप म्यूट कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास जिस तरह ये एक हो गया, मतलब इस तरह 12 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह, यानी कि 12 हिस्सों में। अब अगर 12 के हिसाब से मैं 2 हिस्से चाहता हूँ, एक स्क्रीन के 2 हिस्से लेफ्ट और राइट, जिसमें टेक्स्ट और इमेज मैं चाहता हूँ, तो दोनों को 6-6 आएंगे, क्योंकि स्क्रीन के 12 टुकड़े ही होने हैं। तो 6 उसको दे दें, 6 उसको दे दें, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक मेन कंटेनर डिव लेना होगा, ठीक है। अब ये डिव्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ। कंटेनर ले लें, कंटेनर फ्लूइड ले लें, उसके अंदर एक रो लेंगे। रो यानी कि जिस तरह हम फ्लेक्स बॉक्स देते थे कि डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, और जस्टिफाई कंटेंट जो है ना वो स्पेस बिटवीन हो गया, कि दोनों मतलब बराबर हो जाएंगे, यानी कि साइड बाय साइड आ जाएंगे और दरमियान से भी स्पेस आ जाएगी उनके। तो ये एक क्लास कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड होगी ये वाली। उसके अलावा उसके अंदर एक डॉट रो के नेम से, और उसके अंदर जितने भी डिव्स बनाने, यानी कि 12 टुकड़े इसके अंदर होंगे। मतलब ये कंटेनर और रो वाली डिव मस्ट है जब भी आप कोई भी सेक्शन बनाते हैं। अब इसको प्रॉपरली किस तरह करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हमने कर दिया हेडर में। हेडर तो यानी कि हेडर तो हम कंसीडर ये भी नहीं कर रहे। अब इसके अंदर हमें डॉट कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड क्लास यूज करनी है। मैं कंटेनर कर रहा हूँ। उसके अलावा डॉट रो करनी है, और उसके अंदर जो हमने कॉलम्स बनाने हैं उसकी क्लासेस हैं कॉल। मतलब एक कॉलम को कॉल में उन्होंने शॉर्ट में लिखा हाइफन 1 2 3, यानी कि 1 की जगह पे 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अभी मैं इसको 6 कर देता हूँ। अब ये कॉल मैंने 6 किया ना, तो अब ये कॉल सिर्फ कॉल हाइफन 6 लिखेंगे ना, तो अब मोबाइल से लेके बड़ी से बड़ी जितनी मर्जी, यानी कि एलसीडी 32 इंच की एलसीडी पर भी ये 6 कॉलम्स ही लेगा, यानी कि मोबाइल पर भी 6 टुकड़े ही लेगा स्क्रीन के। और बड़ी से बड़ी जितनी मर्जी हो जाए ना, चाहे मतलब जितनी भी बड़ी होती है, मतलब
एक्स्ट्रा लार्ज जो स्क्रीन होती है ना, उनके लिए भी ये 6 कॉलम्स ही लेगा। अब इसमें कॉलम्स में कुछ यानी कि है, अभी यहाँ पर ग्रिड कॉल ये है हमारे पास। अब जिस तरह कॉल है ना, अब ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, यानी कि 576 पिक्सल से भी छोटे जितने भी मोबाइल्स हैं ना, ये जितनी भी स्क्रीन हैं, उनमें जो भी जितने भी आपने टुकड़े लेने हैं ना, यानी कि कॉलम जितने भी मतलब उसको देने हैं, तो वो हम कॉल हाइफन के थ्रू लिख सकते हैं। इसके बाद स्मॉल स्क्रीन्स हो जाती हैं 576 से ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो इसमें हम जितने टुकड़े देना चाहें ये भी प्रॉपरली मैं बताऊंगा। फिर इसमें मीडियम में, लार्ज में, एक्स्ट्रा लार्ज, और फिर डबल एक्स्ट्रा लार्ज जो होते हैं 1400 भी ऊपर जो। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब जिस तरह हमने ये 6 कॉलम्स दिए ना, प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर मैं सम टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी। इसके साथ मैं एक बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ जो डार्क ना हो, सक्सेस भी नहीं, वार्निंग दे देता हूँ। कंट्रोल एस सेव करता हूँ ताकि इसकी हमें विड्थ का भी पता चले और हाइट का भी पता चले। अब ये कंटेनर है तो इसने लेफ्ट से स्पेस ली और इसने स्क्रीन के 6 टुकड़े ही लिए, मतलब आधी स्क्रीन ले ली इसने। अगर 8 देते तो यहाँ तक आ जाती, यानी कि अगर कम देते तो यहाँ तक आ जाती। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये स्क्रीन के इतने ही टुकड़े लेगा, चाहे हम छोटी से छोटी स्क्रीन में चले जाएं। ये देखें, जितनी मर्जी छोटी स्क्रीन कर लें, ये 50% ही लेगा। अभी जो ये स्पेस खत्म हुई है, ये तो कंटेनर की प्रॉपर्टी है जो हमने कंटेनर लगाया। बाकी ये स्क्रीन का 50% लेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ना बड़ी स्क्रीनों में नहीं, छोटी जो यानी कि मीडियम से ज्यादा है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अब जिस तरह मैंने इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाई ना, जिस तरह 6 पिक्सल की लगाई और 6 यानी कि कॉलम्स दिए इसको, तो वो फिर चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, प्रॉपरली चलती जाएगी। लेकिन अगर मैं उसी डिव में इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दूं ना, अब जिस तरह मैं मीडियम डिवाइसेस में चाहता हूँ 4 पिक्सल, स्मॉल में मुझे आधी स्क्रीन दिखानी है, लेकिन लार्ज में मैं 4 पिक्सल चाहता हूँ, मतलब 4 कॉलम्स देना चाहता हूँ। इसमें 6 दूंगा, मतलब आधी स्क्रीन, लेकिन इसमें आधी से भी कम दूंगा। तो फिर वो यहाँ से अप्लाई होना स्टार्ट होगा, 6 कॉलम्स, इसको भी 6 कॉलम्स, फिर देखेगा कि ना इसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है। फिर इसकी अगर 4 है ना, तो ये फिर ये वाली प्रॉपर्टी चलने लग जाएगी ऊपर तक जितनी। और अगर मैं इसकी चेंज कर देता हूँ, दो दो कर देता हूँ इसकी, तो फिर यहाँ पे आगे कैंसिल हो जाएगी 4, और फिर आगे पूरा 4 चलता जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट चीज होती है ना इसमें, वो ये होती है कि अब जिस तरह मैंने कॉल हाइफन एमडी मीडियम डिवाइसेस के लिए मैं 4 कॉलम्स चाहता हूँ, कंट्रोल से। अब मीडियम डिवाइस, ये मेरा जो लैपटॉप है ना, ये मीडियम से भी बड़ा होगा। तो अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब ये 4 कॉलम ले रहा है, मतलब आधी स्क्रीन नहीं ले रहा। लेकिन मीडियम से जैसे ही, अभी हमें ब्रेक पॉइंट भी पता चल जाएगा जैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पर हम, यानी कि ये ब्रेक पॉइंट है, ये अभी आप देखेंगे 4 कॉलम्स ही हैं यहाँ पे 50%, यानी कि ब्रेक पॉइंट के ऊपर वो बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे 4 कॉलम्स है, लेकिन जैसे ही छोटी स्क्रीन में जाता है तो वो कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है ना, इसी को अगर मैं डुप्लीकेट कर लूँ ना, और यहाँ पर मैं जो ज्यादातर देखा जाता है ना, वो एमडी में ही रखा जाता है, मतलब मीडियम डिवाइसेस में जो सेट करते हैं ना वो, यानी कि बड़ी स्क्रीन तक चलता जाता है, नॉर्मली ये यूज करते हैं। लेकिन
आपकी हो सकता है कि जो आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसमें ज़्यादा आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं कि आप मोबाइल में और टैबलेट में और लैपटॉप में और बाकी जो बड़ी स्क्रीन होती है उसमें और विड्थ रखना चाहते हैं, तो वो फिर आप पर डिपेंड करता है। अभी मैं मीडियम डिवाइसेस में 6 दे रहा हूँ, लेकिन स्मॉल डिवाइसेस में मैं 12 कॉलम्स दूंगा। यानी कि जैसी छोटी स्क्रीन हो ना, तो वो फुल विड्थ कवर कर ले, पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। लेकिन मीडियम डिवाइसेस और उससे बड़ी में ना 6 ले। अब ये वार्निंग की बजाय मैं प्राइमरी कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरह वर्किंग हो रही है। अभी इसने 6 लिए हुए हैं, 6 कॉलम्स इसने लिए हुए हैं, तो अब और ये लेफ्ट राइट से गैप है। अब जैसे ही मैं इसको छोटा करूंगा ना, तो ये 12 इसने ले लिए, 12 इसने, यानी पूरी पूरी स्क्रीन दोनों ने ले ली, तो एक दूसरे के नीचे आ गए। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। अब ये है हमारा ब्रेक पॉइंट मीडियम का। यहाँ पे अगर हम हल्का ये हमारा ब्रेक पॉइंट है, जिसमें उसने 6 की बजाय अब फुल विड्थ ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास जो फिर अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब आपको कॉलम्स का तो समझ लग ही गया होगा, नहीं तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट कॉलम में चाहता हूँ कि ना एक हेडिंग हो जाए। नेचर इज अमेजिंग, मतलब कुछ भी दे सकते हैं। पैराग्राफ देता हूँ कोई भी डेमो के लिए, और यहाँ पर बटन बना लेते हैं। अब यहाँ पर एक इमेज में ले आता हूँ, ऑनलाइन ही पिक कर लेते हैं। अनस्प्लैश, अब यहाँ पर नेचर के रिलेटेड कोई सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो, अगर हम इस वेबसाइट के हिसाब से अगर हम पोर्ट्रेट वाली ले लेंगे जिसकी हाइट ज्यादा हो, तो वो थोड़ी एडजस्टमेंट में थोड़ी बेटर हो जाए, मेरे ख्याल से हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉपर्ली हम कॉपी फाइल पाथ कर लेते हैं, कॉपी इमेज लिंक, और यहाँ पर आकर हम सोर्स दे देते हैं, कंट्रोल एस सेव करते हैं अभी के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब बैकग्राउंड कलर तो हम हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया, हमारे पास ये डेमो के लिए, यानी कि अब ये अगर बड़ी स्क्रीन करते हैं तो ये एक एक के नीचे एक आ गए, ये देखें, यही होता है रिस्पॉन्सिवनेस। अब सिर्फ हमने एलिमेंट्स को सेट करना। अब ये बटन टैग हो गया, तो बाय नाउ या कोई भी। अब इसमें हम क्लासेस ऐड करते हैं, जो मेन चीज है। अब यहाँ पर बटन की क्लासेस है बीटीएन, सबसे पहली क्लास हमने ऐड लाजमी करनी है। अब बीटीएन में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मतलब अगर हम बीटीएन नहीं लगाते तो हमें बहुत ही, यानी कि इतना अच्छा लुक नहीं मिलती। अब सबसे पहले क्लास हमने बीटीएन लगानी है, उसके बाद बीटीएन हाइफन, बीटीएन हाइफन प्राइमरी सक्सेस, कोई भी कलर, जो कलर्स देखे थे ना हमने बटन्स पर, वो सारे लग सकते हैं। इसमें मैं लाइट यूज कर लेता हूँ। अब बैकग्राउंड हटा देते हैं जो हमने ये बीजी लगाए हुए हैं, ताकि लुक थोड़ी सी अच्छी आए। तो ये हमारे पास आए हैं अभी जो लुक आई है। अब इसमें हमें चाहिए क्या कि अब ये जो है, ये हम कॉलम यहाँ पर लाना चाहते हैं ताकि ये सेंटर में थोड़ा नजर आए। अब यहाँ पर आप पैडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर हमें फ्लेक्स बॉक्स भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब सिर्फ डी हाइफन फ्लेक्स अगर मुझे इजीली मिल जाए तो आपको। जिस तरह ये डिस्प्ले फ्लेक्स है, मतलब जो हम कोड में लिखते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली क्लास अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने मतलब बताया हुआ कि आप डिफरेंट साइजेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने साइजेस स्क्रीन के देखे उस तरह के। अगर एलजी पर हो, एलजी जो उन्होंने पिक्सल बताए थे, तो उस पर हो तो फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या हो या फ्लेक्स क्या हो, इस तरह हम कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए ना वो हाइट के लिए चाहिए। तो फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम सेंटर नीचे हो शायद, एक मिनट, ये है अलाइन आइटम। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट नहीं एंड नहीं सेंटर में करना, तो ये दोनों क्लासेस में कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें अगर यानी कि HTML CSS का पता है, तो हम इस क्लास में अगर डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज लगाएंगे इस वाले में, तो इमेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, या फिर अगर इसमें लगाएंगे तो अंदर वाली चीजें सारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी सेंटर में। अब कंट्रोलर सेव करता हूँ। अभी आप एक गैप देखेंगे यहीं पर। अब ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, इसकी हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे भी इजी सोल्यूशन जो है ना, अब यहाँ पर डिस्प्ले लगा रहे हैं ना, इसके अंदर एक डिव बनाए, और जितना भी डाटा है ना आपका, जिस तरह ये अभी तीन एलिमेंट्स हैं, उसको इसी डिव में क्लोज कर दें और कंट्रोलर सेव करें, और यहाँ पर आपका बिल्कुल अच्छी लुक देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर सेकेंडली इसको हमने एडजस्ट करना, तो इसको भी, अभी जब बैकग्राउंड था ना तो ये सेंटर में नहीं था, यानी कि यहाँ से ज्यादा स्पेस थी और यहाँ से बिल्कुल नहीं थी, यानी कि लेफ्ट साइड पर है बिल्कुल डिव के स्टार्ट में। अब इसको भी हम इसी तरह कर सकते हैं। उसमें हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। सर एक हुमैरा नाम की लड़की ज्वाइन करना चाह रही है, उसे भी ज्वाइन कर दें। अच्छा। अभी कोई मुझे नोटिफिकेशन तो नहीं आया। सर अभी आ जाएगा। चलें, जैसे नोटिफिकेशन असल में स्क्रीन पर ही आ जाता है तो उसका इतना इशू नहीं है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने यूज करना है ना, वो जस्टिफाई कंटेंट करना है अभी के लिए, इमेज को सेंटर में करने के लिए। अब ये सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी उठा देंगे। आप इनको याद भी रख सकते हैं कि बार बार आपको यहाँ पर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्ली यानी कि अच्छी तरह नेम हुए हुए हैं, तो उसमें इतना याद रखने में इतना ज्यादा मसला नहीं होता अगर आपको CSS की प्रॉपर्टीज आती हैं। अब यहाँ पर इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए इमेज के लिए भी एक क्लास आती है, IMG हाइफन फ्लूइड, अगर लिखेंगे ना तो ये इमेज भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, मतलब छोटी स्क्रीन के हिसाब से। एग्जैक्टली अब यही है, एक मिनट। अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत चेंज की है। इमेजेस जो रिस्पॉन्सिव हैं उनको क्लास फ्लूइड ही लगती है, IMG फ्लूइड, तो यानी कि प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाती है स्क्रीन के हिसाब से। अब यहाँ पर सेंटर में है ना, अब मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमें ये सही तरह देखने को नहीं मिलती, तो आप इसकी जगह यानी कि विड्थ जिसकी ज्यादा हो वो अगर अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉपर्ली कवर कर लेगी, या तो आप यानी कि CSS के थ्रू भी इसकी स्टाइल कर सकते हैं, तो उस तरह भी हो सकता है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिव है। अब अगर ये मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कॉपी इमेज लिंक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब ये रिस्पॉन्सिवनेस के थ्रू इतनी जगह इसने प्रॉपरली कवर किया।
अब यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर भी हल्की हल्की स्पेस है और उसके साथ ही ये यानी कि प्रॉपरली मैनेज है। अब हो सकता है कि आपने यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ी सी स्पेस चाहते हो, या पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ से भी गैप हो, ऊपर से भी थोड़ा गैप हो, तो हम सिंपली यानी कि पैडिंग और मार्जिन को भी यूज कर सकते हैं क्लासेस के थ्रू। अभी सिर्फ मैं क्लासेस को यूज कर रहा हूँ ताकि आप सीएसएस में कंफ्यूज ना हो कि मैं सीएसएस भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो भी मैं जितना क्लासेस को यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। अब यहाँ पे हमारे पास पूरी रो जो है ना, मतलब दोनों जो साइड बाय साइड है, उससे जो बाहर वाली डिव है वहां पर अगर पैडिंग अप्लाई कर दूंगा ना, पैडिंग वाई डायरेक्शन में, मतलब ऊपर और नीचे से हमें 5 की चाहिए, 1 2 3 4 5 तक होता है। अब वाई डायरेक्शन में यानी कि ऊपर और नीचे से, और एक्स अगर लिखेंगे वाई की जगह पर, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट से आएगी। और इसी तरह आप पी टी यानी कि पैडिंग फ्रॉम टॉप, मतलब शॉर्ट में लिख सकते हैं बॉटम के लिए बीपी, और उसी तरह लेफ्ट राइट से एल और आर को यूज करते हुए, और जो 1 2 3 4 5 तक ही होगा, और मार्जिन के केस में भी सेम होगा। अब यहाँ पर मैं पैडिंग देख लेता हूँ कि अप्लाई हुई है कि नहीं। यहाँ पर ऊपर से और नीचे से हमें पैडिंग देखने को मिलती है, मतलब अब थोड़ा सा बेटर लुक आ रहा है वेबसाइट में। अब यहाँ पर फॉन्ट का भी बहुत अच्छा रोल होता है। अगर आप फॉन्ट अच्छा इंस्टॉल करते हैं तो लुक उससे भी काफी अच्छी हो जाती है। अभी यहाँ पर रिस्पॉन्सिव भी हो गया ये। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये यहाँ से बटन के हिसाब से यहाँ पर स्पेस आए। तो यहाँ पर हम जो है ना, यहाँ पर पैडिंग फ्रॉम टॉप, और यहाँ पर जिस तरह 3 देना चाहते हैं, लेकिन पी एमडी में 0 देना चाहते हैं, मतलब बड़े स्क्रीन में छोटा देना चाहते हैं, छोटी मतलब कम स्पेस देना चाहते हैं। अब जैसे ही छोटी स्क्रीन पर जाएगी ये इस तरह स्पेस आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास ये सेक्शन रेडी हो गया, रिस्पॉन्सिव है प्रॉपरली। यहाँ पर इस तरह मैनेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप मीडिया क्वेरी भी यूज करना चाहते हैं तो इसको सेंटर में कर सकते हैं जब मीडिया क्वेरी, या फिर यहीं पर भी कर सकते हैं कि टेक्स्ट सेंटर हो जाए। तो यहाँ पर आप यानी कि कस्टम कोड लिखेंगे ना तो वो फिर ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगी। अब यहाँ पर अभी के लिए इतना काफी है वैसे तो, ठीक है। अगर आप सेक्शन और भी बनाना चाहते हैं, मतलब जो मेन चीज होती है वो कॉलम्स को मैनेज करना होता है। जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है ना, आपको 90-95% कॉलम्स को ही यूज करना है, या फिर डिस्प्ले वगैरह आपको कभी कभार यूज करना पड़ सकता है, जिस तरह इस केस में हमें सिर्फ एक लाइन यूज करनी पड़ी, लेकिन वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसको भी डार्क कर देता हूँ ताकि थीम के साथ मैच हो जाए, क्योंकि ओवरऑल लुक अच्छी आनी चाहिए जब भी आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर डार्क हो गया। अब यहाँ पर बाकी अगर नेक्स्ट सेक्शन बनाना है, जिस तरह नेक्स्ट बनाना हो, अब ये हेडर के बाद हम बनाएंगे सेक्शन डॉट डेमो रख देता हूँ। अब यहाँ पर हमने डॉट कंटेनर बनाना, जिस तरह एक और यानी कि हो गया, मैं सेक्शन बना देता हूँ, इसमें डॉट रो हमने देना, उसके साथ ही हमें यहाँ पर डॉट कॉल हाइफन md हाइफन 4 दे देता हूँ, और इसको अभी इसको 4 ही रहने देते हैं, यानी कि स्क्रीन के 4 हिस्से इस डिव ने कवर करने हैं मीडियम डिवाइसेस से ऊपर ऊपर,
अब हमने सिर्फ मीडियम डिवाइसेस का अगर दिया है इसको, मतलब तो फिर इससे छोटी डिवाइसेस का क्या होगा, उसमें फिर वो 100% विड्थ कवर करेगा, ये भी आपने याद रखना। अब यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड्स आते हैं, यहाँ पे आप यानी कि सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन ओपन करके देख सकते हैं कि उसमें क्या है। अब यहाँ पे मतलब मैंने तो देखे हुए, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कार्ड होता है या कैरोसेल होता है या इस तरह, यानी कि मुझे चीजों का मैक्सिमम का पता है। अब काफी सारी चीजें होती है जो मतलब अभी तक तो यूज नहीं की, ठीक है, मतलब लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की चीज पॉसिबल है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने इस डिव के अंदर ना कार्ड लाकर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने देखना है कि नहीं, ये स्टाइल एक लगा होता है इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है, इसको एक तो हटा देना। बाकी ओवरऑल देखना है कि ना हम और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक सा कार्ड आ गया है। अब यहाँ पर इमेज हम सोर्स अगर देंगे, जिस तरह इसी इमेज का सोर्स मैं दे देता हूँ, कॉपी इमेज लिंक हो गया, और यहाँ पर हम एक कार्ड को अच्छी तरह स्टाइल कर लेंगे ना, कि प्रॉपर्ली मैनेज कर लेंगे, तो फिर उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब अगर मैं एक को 4 कॉलम्स दे रहा हूँ, तो 4 4 के हिसाब से 3 कॉलम्स बनेंगे। अगर मैं 4 कार्ड्स लाना चाहता हूँ, तो ये जो MD है ना, ये 3 दे दूंगा, तो 4 कार्ड्स आ जाएंगे। जिस तरह 3 दिया तो वो उसकी जो विड्थ है ना वो कम हो जाएगी, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इसी पूरी रो में हमने 4 एडजस्ट करने हैं, तो 3 देंगे, और अगर 3 करने हैं तो 4 देंगे। टोटल 12 कॉलम्स ही एडजस्ट करने हैं हमें। अब ये तकरीबन हो गया। अब मैं इस कार्ड वाले पूरे, यानी कि जो 4 कॉलम है ना, 4 कॉलम को दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। 4 और 4 8, 8 और 4 12। कंट्रोल सेव करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक सेक्शन बेसिक सा रेडी हो गया। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने इसको टेक्स्ट सेंटर करना हो, तो वो आप क्लास लगा सकते हैं टेक्स्ट सेंटर। अब इसको मैं टेक्स्ट हाइफन सेंटर के नेम से क्लास होती है, ये सेंटर में आ गया। इसी तरह आप इसको भी सेंटर में ला सकते हैं, इसको भी सेंटर में ला सकते हैं। अब बटन को सेंटर में लाने का वैसे कोई वे नहीं होता, यानी डायरेक्टली आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। अगर मैं टेक्स्ट हाइफन सेंटर लिखूं डायरेक्टली, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब अगर बटन को हमने सेंटर में करना है, तो उससे बाहर, यानी कि लगा हुआ यहाँ पर एंकर टैग ही है, लेकिन बटन भी हो सकता है। तो कोई भी चीज हो, जिस तरह इमेज हो गई या बटन हो गया या टेक्स्ट हो गया, वो डायरेक्टली अब इस टेक्स्ट पर मैं अप्लाई करूंगा सेंटर में हो जाता है, लेकिन बटन पर अप्लाई करूंगा तब नहीं होगा वो सेंटर। ना एंकर टैग होता है, ना इमेज पर डायरेक्टली अप्लाई करने से भी नहीं होता। अब उसका सोल्यूशन ये होता है कि ना उससे बाहर एक डिव बना लो, मतलब डिव के अंदर, एक ही डिव के अंदर रख लो। एक तो तरीका ये है कि ना इसको क्लासेस दूं कि डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये 3 क्लासेस दे दूं, या फिर डायरेक्टली दे दूं टेक्स्ट सेंटर कर दूं और यहाँ से हटा दूं, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा मेरा काम। ये सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर से स्पेस आए, तो मैं करता ऐसे हूँ कि ना जो मेरा पूरा सेक्शन है ना, उसके ऊपर और नीचे से 5 स्पेस दे देता हूँ, यानी कि जो पैडिंग भी दे सकते हैं, मार्जिन भी दे सकते हैं। इस केस में मैं मार्जिन यूज कर लेता हूँ, वाई डायरेक्शन में मुझे 5 चाहिए। अब ये इतनी काफी है। अगर आप और देना चाहते हैं, तो ये जो कंटेनर है ना, इसमें भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। अब ये अप्लाई नहीं हुई क्योंकि ऊपर हुई थी, तो यहाँ पर हम इस केस में ऊपर वाले ही डिव में पी वाई डायरेक्शन में 5, पैडिंग भी दे दी, मार्जिन भी दे दी। अब मुझे थोड़ी और स्पेस मिली। और अगर मतलब आपको
मजा नहीं आ रहा है इसमें, ये कि स्पेसिंग सही एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो आप डायरेक्टली इस डेमो क्लास को लें और सीएसएस में जाकर मार्जिन पैडिंग अपनी अप्लाई कर दें। अब जो नेक्स्ट चीज है ना कि ये अब अगर छोटी स्क्रीन करेंगे तो ये हमारे पर रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। ये अब यहाँ पर है कि ना ये बॉर्डर मैच हो रहे हैं, तो इसको आप जितने भी कार्ड्स हैं उनको मार्जिन फ्रॉम टॉप दे सकते हैं या वाई डायरेक्शन में भी दे सकते हैं। तो ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, क्वेश्चन नहीं है अभी। चले